सभी का दिन मंगलमय हो। आज पुनः मैं मानवेंद्र कुशवाहा आपके बीच हिंदी की कक्षाएं लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज हम सभी सुरभि भाषा संपदा भाग 7 अर्थात कक्षा सप्तम के लिए अमरकंटक की यात्रा का अध्ययन करेंगे। अमरकंटक, जो कि सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में पड़ता है। अमरकंटक एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी है। यहाँ पर भगवान शिव का प्रसिद्ध मंदिर ओंकारेश्वर भी है। अमरकंटक की यात्रा का वर्णन संपादक द्वारा स्वयं किया गया है। सुरभि भाषा संपदा के संपादक अपनी यात्राओं के रूप में इसका संकलन किए हैं। आइए हम सभी अमरकंटक की यात्रा का लुत्फ उठाएं। हम सभी अब अमरकंटक की यात्रा पर चलते हैं। अमरकंटक की यात्रा। अमरकंटक मध्य प्रदेश का एक वन्य और पर्वतीय स्थल है। इसका महत्व धार्मिक दृष्टि से भी है, क्योंकि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल यही है। ये नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, जिसे नर्मदा कुंड के नाम से भी जाना जाता है। यही नर्मदा कुंड है। अमरकंटक मध्य प्रदेश का एक वन्य अर्थात वनों का प्रमुख तथा पर्वतीय स्थल है। वन और पहाड़ों से यानी जंगलों से घिरा हुआ, पर्वतों से घिरा हुआ एक स्थल है। इसका महत्व धार्मिक दृष्टि से अर्थात यह धर्म के नाम से भी प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ भगवान शिव का ओंकारेश्वर मंदिर है, जिसके आधार पर यह एक धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण अमरकंटक है। ये अमरकंटक के घने जंगल वाले क्षेत्र हैं, जो पर्वतीय होते हुए भी यानी पर्वतों के समान और घने जंगलों से ये दिखाई दे रहे हैं। घने जंगल और पर्वत दोनों ये अमरकंटक के क्षेत्र में पाए जाते हैं। यह अमरकंटक का ओंकारेश्वर मंदिर है। अमरकंटक का ओंकारेश्वर मंदिर है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल भी यहाँ है, अर्थात नर्मदा नदी यहीं से निकली हुई मानी जाती है। नर्मदा नदी का जन्म भी अमरकंटक से ही माना जाता है। इस बार हम शहरी जीवन की भाग दौड़ से थक कर छुट्टियां बिताने अमरकंटक जा पहुँचे। इस बार हम सभी शहरी जीवन में जो आधुनिक भागा दौड़ी है, जिसपे मोटर गाड़ियों की आवाज़, फैक्ट्रियों की गंध, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण से दूर छुट्टियां बिताने के लिए वन और पर्वतीय स्थल अमरकंटक जा पहुँचे। घने जंगल में होने के कारण पहले यहाँ पहुँचने में बड़ी कठिनाई होती थी, किंतु अब मार्ग दुर्गम नहीं रहा है। पहले बहुत घने जंगल थे, जिसके कारण यहाँ पहुँचने में लोगों को असुविधा होती थी, लेकिन वर्तमान में वहाँ जाने के लिए सड़कें बना दी गई हैं। अब यह मार्ग दुर्गम नहीं है। दुर्गम मतलब वह स्थान जहाँ जाने में कठिनाई हो। अब अमरकंटक की यात्रा का मार्ग सुगम हो गया है। कटनी से बिलासपुर जाने वाली रेल लाइन पर पेंड्रा रोड स्टेशन पड़ता है। कटनी
जब आप इलाहाबाद से ट्रेन पकड़ के कटनी जंक्शन के लिए आगे बढ़ेंगे तो बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर जाने वाली रेल लाइन पर बीच में ही एक पेंड्रा जंक्शन रोड आता है। पेंड्रा रोड स्टेशन पर ही सभी यात्री वहीं उतरकर अमरकंटक की यात्रा पर जाते हैं। यहाँ से हम बस द्वारा अमरकंटक गए, यानी पेंड्रा रोड ही सब लोग उतर जाते हैं अमरकंटक की यात्रा के लिए और यहाँ से बस द्वारा जाया जाता है। यह बस मार्ग लगभग 40 किलोमीटर है, यानी पेंड्रा स्टेशन से अमरकंटक तक जाने का जो सड़क मार्ग है वह 40 किलोमीटर है। मार्ग के दोनों ओर के प्राकृतिक दृश्यों ने हमारा मन मोह लिया। उस रास्ते के दोनों तरफ, यानी जो हम 40 किलोमीटर बस से चले, उसके दोनों ओर प्राकृतिक दृश्य, यानी प्रकृति की सुंदर छटा, जो नज़ारे हमारे आंखों के सामने थे, उस नज़ारों के द्वारा हरे भरे पेड़ पौधे, वन, कटीली झाड़ियाँ, इन सभी के द्वारा हमारा मन मोहित हो गया। रास्ते में कहीं ताड़ के पेड़ जैसे लंबे लंबे सराई वृक्षों के वन मिले तो कहीं कलकल करते हुए पर्वतीय नाले। रास्ते में कहीं कहीं ताड़ के बहुत लंबे लंबे वृक्ष दिखाई दिए, सराई वृक्ष के वन मिले। ये अमरकंटक में बहने वाली नर्मदा नदी की धारा है, जो दो पहाड़ों के बीच से ये निकली हुई दिखाई देती है। कई जगह जो पर्वतों के बीच में पर्वतीय नाले, जो छोटे छोटे नाले थे, झरने थे, उनकी कलकल की ध्वनियां हमारा मनमोह ले रही थी। महाकवि कालिदास ने अपने काव्य मेघदूत में आम्रकूट नामक पर्वत का वर्णन किया है। महाकवि कालिदास ने अपने काव्य मेघदूत में आम्रकूट नामक पर्वत का वर्णन किया है। मेघदूत महाकवि कालिदास की एक रचना है जिसे हम महाकाव्य की श्रेणी में रखते हैं। और यह महाकाव्य मेघदूत, मेघ जब दूत बनकर आया था, कालिदास ने उनको उसी वर्णन के रूप में लिखा हुआ है। कालिदास की यही मेघदूत रचना है जो अमरकंटक में आम्रकूट नामक स्थान पर लिखी गई थी, जिसे कालांतर में अर्थात बाद में अमरकंटक से नाम से जाना जाने लगा। यहीं कालिदास जी विश्राम करते हुए मेघदूत का रचना का एक भाग लिखे हुए थे। कालिदास जी इस मेघदूत में आम्रकूट के जिस वन का उल्लेख किया है वह यही अमरकंटक है, जहाँ पर आमों का घना जंगल पाया जाता। यक्ष आम्रकूट के सौंदर्य को देखकर चकित रह जाता है। यक्षराज यक्षराज उस आम्रकूट के सौंदर्य को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। यह आम्रकूट विंध्य पर्वतमाला का पूर्वी कोना है। यह जो आम्रकूट है, यह विंध्य पर्वतमाला अर्थात विंध्याचल पर्वत की जो पर्वतमालाएं हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वह उसके पूर्वी कोना एक क्षेत्र मात्र है जो यह आम्रकूट है। यानी विंध्य पर्वत की माला की श्रेणियां अर्थात विंध्य पर्वतमालाओं की जो श्रेणियां है उसका पूर्वी कोना यह आम्रकूट है। इसी कोने पर अमरकंटक स्थित है। इसी कोने पर अमरकंटक स्थित है। यहाँ भी आम के पेड़ भरे हैं और भीतरी प्रदेश में कांटे वाली झाड़ियाँ और गहरे वन हैं। यानी जो आम्रकूट जो था वह आम्रकूट जो था वह आमों के बागीचे के कारण प्रसिद्ध हुआ, जिसे अब अमरकंटक के नाम से जाना जाता है।
और यहाँ आम के बहुत सारे पेड़ भरे हुए हैं। और इस अमरकंटक से थोड़ा सा और अंदर शहर की तरफ जब बढ़ते हैं तब उसके भीतरी प्रदेश में कांटे वाली झाड़ियाँ और अनेक गहरे वन हैं। इन्हीं वनों के मध्य एक कुंड से नर्मदा नदी निकलती है। इन्हीं वनों के मध्य, ये ध्यान दीजिए, इन्हीं वनों के मध्य जो है यह नर्मदा नदी एक कुंड से निकलती है। यानी एक कुंड नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। कुंड का मतलब कुआं, गहरा जगह। ये नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है जिसे नर्मदा कुंड के नाम से भी जाना जाता है। यह कुंड जो है, कुआं जो गहरी खाई है, यह सघन यानी बहुत घने वृक्षों से घिरा हुआ है। यहाँ अनेक प्राचीन मंदिर भी हैं। ये मंदिर 10वीं-11वीं शती के हैं। ये जो मंदिर हैं यह 10वीं-11वीं शताब्दी के हैं। इनका निर्माण कलचुरी राजाओं ने कराया था। जो ये मंदिर है 10वीं-11वीं शताब्दी के, इनका निर्माण कलचुरी राजवंश के राजाओं ने कराया था। इन मंदिरों से उन राजाओं के कला प्रेम का अनुमान सरलता से लगाया जा सकता है। यानी इन मंदिरों से उन राजाओं के कला प्रेम का अनुमान सरलता से लगाया जाता है, अर्थात उनमें स्थापत्य कला का उनका प्रेम उनके मंदिरों के निर्माण से दिखाई देता है। यह प्राचीन मंदिर है जो अमरकंटक के क्षेत्र में आज भी पाया जाता है। थोड़ा सा परिवर्तन उसमें आधुनिकता के आधार पर कर दी गई है। इन मंदिरों की यात्रा से हमारी थकान मिट गई। ये जो मंदिर थे, इनके दर्शन मात्र से हमारी थकान मिट गई। यहाँ भगवान के दर्शन करके नर्मदा को पकड़ने के लिए चल दिए। अर्थात यहाँ के दर्शन करने के बाद हम नर्मदा नदी के स्थान को देखने के लिए चल पड़े। नर्मदा सहज पकड़ में नहीं आती। अर्थात नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वह सहज में दिखाई नहीं देती, आसानी से हमें दिखाई नहीं देती। कुंड के आगे लगभग 1 किलोमीटर तक यह धारा अदृश्य हो जाती है। इसलिए आसानी से नहीं दिखाई देती है कि जहाँ से नर्मदा नदी या कुंड अर्थात जहाँ से जलधारा उसका निकला हुआ है, वहाँ से लगभग 1 मीटर तक यह धारा अदृश्य हो जाती है, दिखाई ही नहीं देती है। लगभग 6 किलोमीटर चलने के पश्चात हम जिस स्थान पर पहुँचे उसे कपिल धारा कहते हैं। यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर आगे चलने के बाद, 6 किलोमीटर आगे जब हम चले तो जिस स्थान पर सभी हम लोग पहुँचे उसे कपिल धारा नाम दिया गया, उसे कपिल धारा कहते हैं। यह कपिल धारा है। यहाँ 2 धाराएं जिसे जलप्रपात कहते हैं निकला हुआ है, इसे ही कपिल धारा कहते हैं, जो स्वच्छ, उज्जवल और तेज धार से नर्मदा नदी गिरते हुए दिखाई दे रही है। यानी नर्मदा नदी के जो स्थल था उद्गम कुंड, वहाँ से 1 मीटर के बाद यह धारा अदृश्य हो जाती है और लगभग वहीं से 6 किलोमीटर के बाद जो स्थान मिलता है उसे हम कपिल धारा के नाम से जानते हैं। यह स्थान स्वर्ग से कम रमणीय नहीं है। यानी यह स्थान स्वर्ग से कम मनोरम एवं सुंदर नहीं है। दूध की तरह स्वच्छ जलधारा के नीचे बैठकर सारी थकान उतर गई। यहाँ की जो कपिल धारा थी, जो स्थान था कपिल धारा, वहाँ से एक पतली धारा नर्मदा नदी की निकली हुई थी और उस नदी की पतली धारा जो थी वह दूध से भी स्वच्छ जलधारा थी, जिसे कपिल जलधारा कहा गया। और उसके नीचे जब हम बैठ गए तो हमारी जो सारी थकान थी वह उतर गई। अर्थात उसमें स्नान करने से सारी थकान दूर हो जाती है। सभी भैया अपन ध्यान देंगे, इस शब्दार्थ को लिखकर याद कर लेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। इस शब्दार्थ को आप लिखकर याद कर लेंगे। फिर
शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।